of you in Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी। पिछले वीडियो में हमने आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में बताया था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। डेफिनेशन के बाद हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और वर्क में एक रिलेशन, यानी कि रिलेशन और दोनों के बीच में, वर्क और हीट के बीच में एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्राप्त किया था। और इन्हीं के रिलेशन को जो देता है, इनका रेशियो जो होता है, यानी कि मैकेनिकल वर्क और अमाउंट ऑफ हीट का जो रेशियो होता है, वही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की डेफिनेशन के बाद हमने जो रिलेशन जूल्स में प्राप्त किया था, उस रिलेशन को बताने के बाद हमने जो है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको कराया था। ठीक है, कल हमने एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम, एक पिछले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कराया था। ठीक है, उसके आगे दूसरा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम, जो पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम कराया था, उसके आगे दूसरा प्रॉब्लम हम इस वीडियो में आपको करा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक समराइज्ड आपको करते हैं। जूल ने कहा कि द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। यदि हम माने इफ W इज द वर्क डन एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देन अकॉर्डिंग टू जूल के स्टेटमेंट के आधार पर जूल ने कहा कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड। यानी किसी भी सिस्टम को अगर हम को गर्म करना है, यानी किसी भी सिस्टम पे अगर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उस सिस्टम में हम हीट को प्रोड्यूस करेंगे। मैकेनिकल वर्क जितना ज़्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस उतना ही ज़्यादा होगा, उस बॉडी का, उस सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसी के आधार पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यदि W वर्क डन है और Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो W इज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट W इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q के, या इम्प्लाइज दैट Q को इधर करेंगे W अपॉन Q हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन जब चेंज होगा तो इज इक्वल टू एक आ जाएगा कांस्टेंट J। इसी J जो कांस्टेंट है, इसी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, इसी को हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। यदि हम यहाँ से कंसीडर करें इफ Q इज इक्वल टू 1, यदि हम Q इज इक्वल टू 1 मान लें, इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू J हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं J इज इक्वल टू W के। यानी हम कह सकते हैं कि द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, इज इक्वल टू द वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ, विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक ना, यानी कह सकते हैं कि J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वह है जो कि, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट किए गए कार्य के बराबर होता है। किस कार्य के बराबर होता है? जो कार्य करने पे हम एकांक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द वर्क डन विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट। यानी एकांक ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए, एकांक हीट को, यानी यूनिट अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने वर्क डन की का रिक्वायरेशन होता है, जितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, वही वर्क डन हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। या एक्सपेरिमेंटली J की वैल्यू होती है, हमने आपको कल ही बताया था, J की वैल्यू होती है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलो कैलोरी, प्रति किलो कैलोरी, पर किलो कैलोरी होती है। यानी अगर हम यहाँ से रखें तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 4.18 इंटू 10⁻³ यानी J की वैल्यू अगर रखें तो यहाँ से क्लियरली वैल्यू आ जाएगी कि W इक्वल टू होगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी सिस्टम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे अगर हम 4.18 4.18 इंटू 10⁻³ जूल वर्क डन प्राप्त करें, यानी वर्क डन अप्लाई करें, इतना वर्क करें, तो इसके अकॉर्डिंगली यानी 4.18 गुणे इंटू 10⁻³ जूल वर्क करने पे जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, उतना ही टेम्परेचर उस सिस्टम को डायरेक्टली 1 किलो कैलोरी हीट जनरेट करने पे, यानी 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करने पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमने आपको कल बताया था कि टेम्परेचर यानी हीट और वर्क में इक्विवेलेंस क्या है। हम किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को हीट यानी कि डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करके भी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, या हम यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क करके भी उसके हीट यानी टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जे की वैल्यू होगी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल
पर किलो कैलोरी, यानी 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है उतनी ही मात्रा में टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब हम उस बॉडी पे 4.18 4.18 इंटू 10⁻³ जूल वर्क जब करेंगे। यानी जब उस बॉडी पे 4.18 इंटू 10⁻³ जूल वर्क किया जाएगा तो जितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब हम उस सिस्टम को डायरेक्टली 1 किलो कैलोरी हीट प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं। इसी के आधार पर हमने एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कल आपको कराया था, ठीक। तो एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हमने कल आपको कराया था, उसी से रिलेटेड एक दूसरा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हम यहाँ आपको कराते हैं, आप देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि a lead bullet moving with velocity of 40 meter per second falls down after striking a target। यानी एक टारगेट को हिट करने के बाद एक लेड बुलेट है जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से चलती है, यानी कि टारगेट को जाती है, टारगेट से टक्कर करने के टारगेट से टकराने के बाद गिरती है, ठीक ना। आगे कह रहा है इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस, इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय द बुलेट। यानी यदि बुलेट के द्वारा जो, यानी कि जब, कहने का मतलब है कि जब एक, यहाँ कंसीडर करें, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लेड बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉल्स डाउन आफ्टर स्ट्राइकिंग ए टारगेट इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय बुलेट फाइंड राइज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक ना। आगे आपको ये वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लेड बुलेट आपका है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है और जब टारगेट से स्ट्राइक करता है और नीचे गिरता है तो टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी 50% हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कहने का मतलब है यदि हम ये कंसीडर करें कि एक जो बुलेट है, जो लेड बुलेट है, ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब टारगेट से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद यदि हम माने कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो एब्जॉर्ब, यहाँ आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय बुलेट। यानी यदि केवल जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसका हाफ ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बुलेट के द्वारा हाफ ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जाती है। यानी यदि टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद क्यू अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो उसका हाफ पार्ट क्या होता है, बुलेट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो आगे कह रहा है फाइंड राइज इन इट्स टेम्परेचर, तो जब हाफ ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो हाफ ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बुलेट के टेम्परेचर में क्या इंक्रीजिंग होगी, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितना परिवर्तन होगा उसके टेम्परेचर में, यानी उसके टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होगी, इसी की गणना हमको करनी है। क्योंकि वृद्धि इसलिए इंक्रीज कह रहा है क्योंकि बुलेट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। यानी बुलेट 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है और जब टारगेट से स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट का 50% यानी कह सकते हैं हाफ पार्ट, यानी आधी हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब आधी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके टेम्परेचर में कितनी इंक्रीजिंग होती है, इसी की गणना हमको यहाँ करनी है। तो सिंपली आसानी से हम यहाँ देखिए हमको वेलोसिटी दी गई है, यानी कहने का मतलब जब बुलेट हिट करेंगे आप 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा तो बुलेट क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी लेके टारगेट की ओर जाएगा। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से जाएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी से जाएगा और जब टारगेट पे स्ट्राइक करेगा तो वही काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे ना। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ कंसीडर करें कि यम मास ऑफ इफ द बुलेट, इफ हम यहाँ से कंसीडर कर लें कि बुलेट का जो मास है वो यम है, तो हम यहाँ कंसीडर करें कि लेटेस्ट कंसीडर, यहाँ मान लें लेटेस्ट कंसीडर द मास ऑफ बुलेट इज यम एंड वेलोसिटी इज जी। हम यहाँ कंसीडर कर लें कि यदि बुलेट का द्रव्यमान जो है, जो मास है वो यम है, यम के जी है और उसकी वेलोसिटी भी है, समझ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को हम भी कंसीडर करें, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज गिवन बाई, काइनेटिक एनर्जी हम बुलेट की निकाल सकते हैं। तो जब मास यम है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी। जब वो टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे ना, जब टारगेट से वो स्ट्राइक करेगा तो एनर्जी क्या होगी, स्ट्राइक जब करेगा तो टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद बुलेट क्या होता है, नीचे गिरता है। तो टारगेट से जब स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट में। जहां टक्कर करेगा वहां
यहाँ हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में प्रोड्यूस यानी कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उस हीट का कह रहा है 50% भाग यानी हाफ पार्ट ऑफ हीट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमको मिली हाफ mv², ठीक है। जब वो टारगेट से स्ट्राइक करेगा तब उसकी टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही तो कन्वर्ट होगी अमाउंट ऑफ हीट में। जब काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट होगी तो वही हीट क्या होगी, हीट की अमाउंट ऑफ हीट जो हम हीट प्रोड्यूस होगी उसी हीट को हम कंसीडर कर सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्विवेलेंट होगा, यानी हीट प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्विवेलेंट होगा, यानी हाफ mv² के बराबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट, यानी यदि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका केवल हाफ का मतलब आधा भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता हो, किसके द्वारा, बुलेट के द्वारा। तो जब हम यहाँ से कंसीडर करेंगे हीट हमको मिल गई, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने मान लिया कि प्रोड्यूस होती है, तो क्यू इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी हाफ mv² के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट, कब एब्जॉर्ब किया जाएगा, जब वो इंपैक्ट होगा यानी स्ट्राइक करेगा टारगेट से तब, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हीट कितनी होगी, हाफ होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ क्यू हो जाएगा। क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसका हाफ पार्ट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू हाफ क्यू हो जाएगा। और वैल्यू इसके बाद आप निकाल लेंगे हाफ क्यू, यानी हाफ ऑफ क्यू की वैल्यू हमने बताया आपको हाफ ऑफ mv² होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाफ ऑफ mv² हो जाएगा, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 mv² के, क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 mv² के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि अब हम यहाँ से कंसीडर करते हैं कि जब बुलेट क्या होगा, क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में हम मानते हैं कि डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होगी। डेल टी अमाउंट ऑफ हीट इज इंक्रीजेड व्हेन बुलेट एब्जॉर्ब द क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट, यानी जब बुलेट क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में हम मान लेते हैं डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। जब डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा mc डेल्टा टी के, या इंप्लाइज दैट हो जाएगा mc डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू हमने यहाँ देख रखी है 1/4 mv²। फिर आप वैल्यू आप जानते हैं, m की वैल्यू भी आपको पता है, m से कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, डेल टी हमको फाइंड करना है, डेल टी की वैल्यू हमको निकालनी है, और v² v की वैल्यू भी हमको दी गई है। आसानी से हम चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है, केवल क्वेश्चन को देखना है क्या कह रहा है, बस उसी को हमको निकालना है। क्वेश्चन अगर एक बार हमारे समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को टू दी पॉइंट न्यूमेरिकली प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को केवल समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ए लेड बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉल्स डाउन आफ्टर स्ट्राइकिंग ए टारगेट, ठीक। यानी एक लेड बुलेट है जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और वो गिरता कब है, जब वो टारगेट से स्ट्राइक करता है। आगे कह रहा है इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट, यानी जो हीट जब वो टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट का हाफ पार्ट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हाफ पार्ट बुलेट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में कितनी इंक्रीजिंग होगी, यही गणना हमको करनी है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले मान लेंगे, हम यहाँ मानेंगे लेट अस consider the mass of bullet is m. Let us consider the mass of bullet is m and v be the its velocity, ठीक है। हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर द मास ऑफ बुलेट इज m एंड इट्स वेलोसिटी एंड v बी इट्स वेलोसिटी, और v इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं, देन बिफोर स्ट्राइकिंग द टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद बुलेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे thus बिफोर स्ट्राइकिंग
before striking the target, before striking the target, before striking the target, the kinetic energy of bullet, the kinetic energy of bullet is given by, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज गिवन बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, मास यम है, वेलोसिटी में भी मानी, तो स्ट्राइक करने के पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे कह रहा है कि जब टारगेट से स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा टारगेट से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब स्ट्राइक करेगा टारगेट से स्ट्राइक करने पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, यानी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब वो स्ट्राइक करेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को जिस बॉल से स्ट्राइक करेगा, जिस टारगेट से स्ट्राइक करेगा उसको प्रोवाइड करेगा, उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, देगा, अपनी एनर्जी को देगा। तो एनर्जी क्या है, लॉस तो होगी नहीं, या कहने का मतलब स्टॉप होगी नहीं, एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, एनर्जी क्या होगी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज हो जाएगी। किसमें, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी हीट में, अमाउंट ऑफ हीट में, यानी हीट प्रोडक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी जब वो टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो अपनी पूरी एनर्जी जो टारगेट को देगा वो पूरी एनर्जी क्या होगी, टारगेट में के अमाउंट ऑफ हीट, यानी टारगेट में हीट प्रोड्यूस करने में खर्च हो जाएगी। यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन में, हीट प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट, on striking the target on striking the target, this kinetic energy is converted into heat, दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज करके आप लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ कंसीडर कर लें कि जो हीट में, जो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, यानी जो जिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो हीट को हमने मान लिया कि यदि क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के कारण, यानी जब स्ट्राइक करेगा टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद जो हीट जनरेट होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हमने मान लिया क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, उसी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो हमने लिखा है स्ट्राइकिंग द टारगेट दिस काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमने मान लिया कि यदि अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्यू हो तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक। अब यहाँ से देखिए हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ लिख सकते हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन, एज गिवन इन द क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज गिवन इन द क्वेश्चन द बुलेट इज एब्जॉर्ब्ड, given in the question the bullet is absorbed only half of heat, only half of heat produced, half of heat produced, ठीक ना, half of heat produced in the impact, कब, जब स्ट्राइक करता है टारगेट से तब, in the impact, यानी जब बुलेट टारगेट से स्ट्राइक करेगा तब जो एनर्जी होगी, यानी कि तब क्या होगा, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट, तब जो यानी कि जब बुलेट हमारा टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो जितनी हीट जनरेट होगी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट का 50% यानी हाफ ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी, उस हीट का हाफ पार्ट क्या करेगा, बुलेट एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने लिखा है गिवन इन द क्वेश्चन द बुलेट इज एब्जॉर्ब ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है कि जब टारगेट से इम्पैक्ट करेगा बुलेट तो हाफ पार्ट ऑफ हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक ना। यहाँ हम लिख सकते हैं इम्पैक्ट, इन द इम्पैक्ट, तो नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज करके हीट रिसीव्ड बाय बुलेट, दैट इज हीट रिसीव्ड बाय बुलेट, हीट रिसीव्ड बाय बुलेट, इसको हम मान लेते हैं क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट बुलेट एब्जॉर्ब करता है, क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा
हाफ ऑफ यानी 0.5 ऑफ क्यू, या आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू, या इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू की वैल्यू रखेंगे हाफ एम भी स्क्वायर, जूल लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिए, हाफ इंटू हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर जूल, इतना हम लिख सकते हैं। इतना हीट बुलेट क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। अब यहाँ जब बुलेट इतनी हीट रिसीव करेगा, क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके टेम्परेचर में क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताते हैं, जब कोई सिस्टम या कोई बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक ना, हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यदि किसी बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, या किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम, जितने अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करने पे उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, तो हम उस अमाउंट ऑफ हीट को उसकी स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंगली कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पे हम अमाउंट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट में एक रिलेशन जानते हैं। उस रिलेशन के आधार पे हम यहाँ निकाल सकते हैं कि हम मानते हैं कि यदि कोई बुलेट जो है क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होती है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड स्पेसिफिक हीट, वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ डेल टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक ना, यानी कि हीट और स्पेसिफिक हीट के संबंध के आधार पे हम टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग होती है, जो परिवर्तन होता है, उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करने पे यदि सब्सटेंस के स्टेट्स में चेंजिंग ना हो, यानी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ही रहे, उसके स्टेट्स में चेंजिंग ना हो, उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, हीट प्रोवाइड करने पे उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और जब सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करने पे उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ना हो, बल्कि क्या हो, उसके स्टेट्स में चेंजिंग हो जाए, यानी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे या लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होने लगे, यानी जब स्टेट्स में चेंजिंग होती है अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने पे, तो वह अमाउंट ऑफ हीट उसकी लेटेंट हीट कही जाती है, ठीक ना। स्पेसिफिक हीट यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करे सब्सटेंस का, तो स्पेसिफिक हीट यानी तब हम हीट और टेम्परेचर की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच के संबंध को का रिलेशन लगाएंगे। लेकिन यदि हम टेम्परेचर यानी कहने का मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने पे सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, तब हम अमाउंट ऑफ हीट के और लेटेंट हीट के बीच का रिलेशन अप्लाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक हीट वाला रिलेशन लेंगे, और जब स्टेट्स में चेंजिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तब हम लेटेंट हीट का रिलेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो चलिए, हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक बुलेट है जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और टारगेट से स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद वो कहता है क्वेश्चन में कि यदि बुलेट क्या है 50% यानी हाफ पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बुलेट के द्वारा, तो बुलेट के जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी उसी की गणना हमको करनी है, उसी को प्राप्त करना है। तो हमने मान लिया कि इफ द मास ऑफ बुलेट इज m kg या m and velocity is v, then the kinetic energy of bullet before striking the target, यानी टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की होगी वो क्या होगी, हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर होगी। ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट, जब टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटली क्या होगी, जब टारगेट से स्ट्राइक करेगा तो अपनी टोटली काइनेटिक एनर्जी को टारगेट को प्रोवाइड करेगा, और टारगेट उसी काइनेटिक एनर्जी को किस रूप में रूपांतरित करेगा, जिस टारगेट पे वो स्ट्राइक करेगा वो अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी टारगेट को प्रोवाइड करेगा और टारगेट में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हम यहाँ एक कंसीडर करते हैं कि यदि क्यू अमाउंट ऑफ हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है जब वो यानी कि बुलेट स्ट्राइक करता है टारगेट से, तो हमने वैल्यू लिखी, तो वो क्यू की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, क्यू की वैल्यू दी गई काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, यानी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी। क्यू इज इक्वल टू हमने मान लिया हाफ एम बी स्क्वायर के। ठीक, एज क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ पार्ट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट, तो हमने लिखा एज गिवन इन द क्वेश्चन द बुलेट इज एब्जॉर्ब्ड ओनली हाफ ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द इम्पैक्ट। जब वो टक्कर करता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका हाफ पार्ट क्या होता है, बुलेट एब्जॉर्ब करता है। तो हमने यहाँ लिखा दैट इज हीट रिसीव्ड बाय बुलेट। हमने मान लिया कि यदि क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ द टोटल हीट, हाफ ऑफ द
क्यू हो गया, यानी नेट अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू, हाफ ऑफ द क्यू, हाफ क्यू की वैल्यू है हाफ mv स्क्वायर, ये हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। अब हमको यहाँ मिल गया कि क्यू डैश अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, बुलेट एब्जॉर्ब करता है। तो जब इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इस हीट के कारण उसके टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग होती है, ये हम नीचे निकाल सकते हैं। इफ द, यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं, इफ द increase in temperature of bullet is delta T then तो इसके आधार पे हम अमाउंट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्यू डैश इक्वल टू हम जानते हैं एम सी डेल्टा टी होता है, क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा एम सी डेल्टा टी के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा क्यू डैश की वैल्यू यहाँ हमको प्राप्त है, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं एम सी डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर के, या इम्प्लाइज दैट 1/4 एम वी स्क्वायर के, यम से हो जाएगा कैंसिल्ड आउट, इम्प्लाइज दैट डेल टी की वैल्यू हमको चाहिए, ये डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 वी स्क्वायर बाई सी, 1/4 वी स्क्वायर बाई हो जाएगा सी के, या इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू हो जाएगा 40 अपॉन सी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू यहाँ क्लियर नहीं है तो सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ कंसीडर करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ दी गई, गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इज इक्वल टू 120 जूल दिया गया 120, तो यहाँ हो जाएगा 120 जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो 120 आ जाएगा, और वैल्यू क्या है 4 की, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 120। अब यहाँ से 40 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 3 टाइम्स होगा, और यहाँ से कंसीडर हो जाएगा तो हो जाएगा 40, यहाँ होगा 40/12 कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं 10/3, इम्प्लाइज दैट 10/3 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे 3.33 डिग्री सेंटीग्रेड, यही वैल्यू होगी। यानी जब बुलेट स्ट्राइक करेगा 40 मीटर पर सेकेंड की इस वेलोसिटी के साथ किसी भी टारगेट से, तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो हाफ पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, हाफ पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके टेम्परेचर में कितनी इंक्रीजिंग होगी, 3.33 डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीजिंग होगी। यहाँ देखिए हम डिग्री सेंटीग्रेड जनरली हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे कंसीडर करते हैं, बट व्हेन वी कंक्लूडेड द चेंज इन टेम्परेचर, जब हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो हम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो स्केल होते हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर, जब हम डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालते हैं तो डिफरेंस इन टेम्परेचर में केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट होता है। तो डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 3.33 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं, या हम 3.33 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पे हमको ये कंसीडर हो जाता है। यानी इस प्रकार से अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन कहे कि जैसे यहाँ दिया गया है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया है, ये बदल भी सकता है, कुछ दूसरी वैल्यू दे दे। यहाँ जैसे कह रहा है इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट, यहाँ कह दे कि इफ ओनली 25% ऑफ हीट या 75% ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय बुलेट, तो 75% अगर कह दें तो हम 75% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका 75% ऑफ हीट रिसीव्ड कराएंगे, कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन अलग अलग न्यूमेरिक के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन है लेट बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर को बदल के कुछ भी दे सकता है, 60 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर दे सकता है, 20 मीटर दे सकता है। आगे यहाँ कह सकता है इफ ओनली हाफ ऑफ हीट प्रोड्यूस, यहाँ कह रहे हैं यहाँ कह सकता है इफ टोटल हीट प्रोड्यूस, इफ टोटल हीट इज हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट, टोटल कह देगा 100% आप कंसीडर करेंगे। यदि यहाँ कंसीडर कर रहा है इफ ओनली 25% ऑफ हीट, या इफ 10%, इफ 60%, जो भी आपको क्वेश्चन कहेगा इसके आधार पे यहाँ क्यू डैश की वैल्यू जैसे 60% कह रहा है तो 60% ऑफ द क्यू, एंड यदि 20% कह रहा है 20% ऑफ द क्यू। इस प्रकार से आप वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी के आधार पे, इसी रिलेशन पे, यानी कि हम एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। ये उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ क्लियर नहीं होगा वो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर
एक क्वेश्चन और भी हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पिछला क्वेश्चन हमने आपको दिखाया बुलेट का, ठीक है, उसमें हमने टेम्परेचर की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हाइट ऑफ ए वाटर फॉल इज 50 मीटर, फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फॉल। ठीक है, आगे दिया है क्वेश्चन में गिवन जे इज इक्वल टू वैल्यू आपको दी गई 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो हमने कल आपको बताया था, यानी कि पिछले वीडियो में, इसके पहले वाला जो जस्ट वीडियो है उसमें हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन, एक पहला वाला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व कराया था वो इसी टाइप का था। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ ए वाटर फॉल इज 50 मीटर, यानी कि पानी है जो कि ऊंचाई से गिरता है, उस कितनी ऊंचाई से गिरता है, ग्राउंड से 50 मीटर की ऊंचाई से पानी ग्राउंड पे गिरता है। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो यहाँ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी पानी के ताप में डिफरेंस, यानी पानी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा, जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की हमको गणना करनी है, प्राप्त करना है। कब? एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फॉल, यानी जब पानी टॉप पे होगा, उसके बाद जब वो बॉटम, यानी कहने का मतलब ग्राउंड पे आएगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, जहां फॉल यानी कहने का बॉटम ऑफ द फॉल, यानी जब टॉप पे होगा, यानी कहने का मतलब 50 मीटर की हाइट से जब वो ग्राउंड पे आएगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद उसके टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसकी गणना हमको करनी है। ठीक, यानी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाटर यानी पानी है जो कि 50 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पे यानी ग्राउंड पे जमीन पे गिरता है, तो जब वो जमीन पे 50 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिरता है तो उसके टेम्परेचर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या परिवर्तन होता है, उसी की हमको गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा जनरेट कैसे होता है, टेम्परेचर यानी कहने का मतलब है द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के गर्माहट यानी हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजरमेंट करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसी क्वांटिटी को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, तो कोई भी बॉडी हॉट है इसका मतलब क्या है, उसका हीट कंटेंट अधिक है, यानी टेम्परेचर को हम जनरली हीट के अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं। जिसमें हीट ज्यादा होगी, हीट कंटेंट मैक्सिमम होगा, उसका टेम्परेचर अधिक होगा, जिसमें हीट कंटेंट कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, इसके आधार पर हम यहाँ जानते हैं कि जब हम हाइट ऑफ वाटर फॉल इज 50 मीटर यानी 50 मीटर की ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, तो उसके टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा। तो टेम्परेचर की गणना करने के लिए सबसे पहले हम उसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है हमारी, क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, और वही हीट क्या होगा, उसी हीट को का मेजरमेंट ही हमारा क्या है, टेम्परेचर, यानी कि हीट, जब हीट कंटेंट का जो मेजरमेंट है वही हमारा टेम्परेचर है। ठीक, तो हीट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए कितनी हीट कंटेंट होगी, इसको प्राप्त करने के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी हीट के कारण हमको टेम्परेचर में चेंजिंग प्राप्त होगी। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट में कितना प्रोडक्शन होगा, हीट कितनी बढ़ेगी या घटेगी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इस हीट प्रोडक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे कि सबसे पहले हीट कितनी प्रोड्यूस होगी जब पानी हमारा टॉप से बॉटम पे आएगा, यानी ऊंचाई से जमीन पे गिरेगा, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसी के आधार पे हम टेम्परेचर, उस हीट प्रोडक्शन के कारण पानी के टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा हम आसानी से गणना कर सकते हैं। ठीक, तो हीट प्रोडक्शन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करें, यानी वाटर की एनर्जी को ज्ञात करते हैं। तो एनर्जी को ज्ञात करने के लिए हम एनर्जी जानते हैं कि दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम सबसे पहले टॉप पे जब वाटर होगा, यानी जब टॉप से नीचे नहीं आया रहेगा, तो टॉप पे वाटर की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटली एनर्जी हमारी 50 मीटर की हाइट पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यानी जब वाटर 50 मीटर की हाइट से नीचे, यानी कहने का मतलब ग्राउंड की ओर चलेगा, जब 50 मीटर की हाइट से, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा टॉप हो गया जहां पे वाटर आपका फॉल होगा। ठीक, जब यहां से वाटर यहां पे कंसीडर करेंगे तो टॉप पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम ना होती तो वाटर और भी हमारा ऊंचाई पे होता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी। जब ये नीचे की ओर आएगा, जब ये नीचे की ओर आएगा, यानी कि जमीन पे टॉप से फॉल करेगा, बॉटम की ओर चलेगा, जब यहाँ से चलेगा, जैसे जैसे ये टॉप से बॉटम की ओर आने लगेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल
एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब जब ये बॉटम पे पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इस बॉटम पे पहुंचने से पहले इसकी टोटली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक, यानी कहने का मतलब टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टॉप पे जो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो स्ट्राइक करने से पूर्व, ग्राउंड पे टक्कर करने से पूर्व उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो वाटर स्पीड के साथ, पूरे काइनेटिक एनर्जी के साथ जब जमीन पे टक्कर करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, वाटर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही अमाउंट ऑफ हीट वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट, वही हीट हमारा क्या होगा, वहाँ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण वाटर के टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। तो जो अमाउंट, जब हमको अमाउंट ऑफ हीट यानी वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी हीट के अकॉर्डिंगली हम चेंज इन टेम्परेचर हम मान लेंगे कि यदि हीट में, यानी कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज होती है, यानी प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी के कारण, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है उसकी अमाउंट, उसका अमाउंट हम मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और क्यू अमाउंट ऑफ हीट के कारण यदि हम मान लें कि वाटर के टेम्परेचर में डेल्टा टी की इंक्रीजिंग या डेल्टा टी का चेंज होता है, तो हम एकदम आसानी से अमाउंट ऑफ हीट और स्पेसिफिक हीट के रिलेशन को अप्लाई करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और जूल्स लॉ का यूज करेंगे, जो हम जानते हैं J = W/Q, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उस फार्मूले के यूज के आधार पे हम वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमको ये पता है कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी ही हमारी क्या है, हीट में कन्वर्ट होगी, और जब हीट में कन्वर्ट होगी तो उसी हीट के कारण टेम्परेचर में जो सब्सटेंस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। तो जो एनर्जी यानी हीट एनर्जी जो होगी वो आएगी कहाँ से, एनर्जी से, यानी कहने का पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से आएगी। तो हम यहाँ सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में, इफ मास ऑफ m kg of water, if mass of m kg of water falls from height h meter, then h मीटर से, तो यहाँ लिख सकते हैं then at the top of the fall the potential energy is equal to, at the top of the fall the potential energy is equal to क्या होगा, mgh के बराबर, या ऊंचाई पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर रहे हैं mgh के बराबर होगा। यहाँ पे टॉप पे मिल गया, किसी प्रकार से हम बॉटम पे निकालेंगे। एट द बॉटम ऑफ द फॉल द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से टॉप टू बॉटम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू कंसीडर कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, mgh - 0 होगा, यानी mgh के, यानी mgh जूल जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज होगी टॉप टू बॉटम। ठीक, क्यों बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि बॉटम पे जब आएगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉटम पे 0 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे इसके आगे, अब यहाँ से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी होगी, 10, यहाँ लिखेंगे दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, this change in potential energy is converted into change in kinetic energy
is converted into change in kinetic energy which is change in kinetic energy which is converted into heat as the water strike the ground। ठीक है, यह चेंज इन, यहाँ लिखा है दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एज द वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित, जो चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज इन यानी काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन में परिवर्तित हो जाएगी। नहीं, कहने का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टॉप टू बॉटम जो आपका mgh जूल है, ये क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी परिवर्तित होती जाएगी वैसे वैसे, यानी mgh जो कहने का मतलब है कि mgh जो आपका mgh जूल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ थी, टॉप पे थी, बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो चेंज कितना हुआ mgh का, तो जो परिवर्तन mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो परिवर्तित होती जाएगी धीरे धीरे टॉप से जैसे जैसे बॉटम के समीप आएगी वैसे वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होती जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज होती जाएगी, यानी टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कुल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। आगे हमने लिखा है विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। कब, एज द वाटर स्ट्राइक द ग्राउंड, जब पानी आपका क्या होगा, जमीन से टक्कर करेगा, स्ट्राइक करेगा, जमीन पे गिरेगा, जब टक्कर करेगा जमीन पे तो क्या होगा, ये पानी का जब जमीन से टक्कर करेगा तो इसकी जो चेंज इन काइनेटिक, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, वह काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं दैट इज करके, दैट इज करके लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज इन, यहाँ क्योंकि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, जब वो स्ट्राइक, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के पहले उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो हम लिखते हैं दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मान लेते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू हो जाएगा, कितनी होगी, mgh जूल के, टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh जूल के बराबर होगी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 10 हीट प्रोड्यूस्ड, और ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। हीट कितनी प्रोड्यूस कर, जब ये दीवार, यानी कहने का मतलब जब ये जमीन से टक्कर करेगा पानी, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वाटर क्या होगा, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट होगी। तो 10 हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड, इसको मान लेते हैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल के बाई जे के। चूंकि हम जानते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इज इक्वल टू होता है W बाई Q के, W यानी वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन का कार्य कौन करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के हो गया, अपान, यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट अगर हम करें तो यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई जे के, W बाई जे, तो यहाँ W का वो काम कौन करेगा, यहाँ वर्क डन है, वर्क डन यहाँ कौन होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपान हो जाएगा जे के। तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल के बाई जे के, डेल के बाई जे होगा। अब यहाँ से जब इतने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो वाटर के जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, हम मान लेते हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट के कारण वाटर के टेम्परेचर में यदि डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होती है तब चेंज इन टेम्परेचर, आप यहाँ से तब हम निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग होगी, आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर is delta T, then if increase in temperature is delta T, then Q is equal to हो जाएगा mc
डेल्टा टी के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाली डेल के बाई जे के। ठीक है, डेल के बाई जे हो जाएगा, यहाँ से एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल के बाई जे के, और डेल के की वैल्यू यहाँ हमने निकाली हुई है, कितना है, डेल के इज इक्वल टू हमारा है एम जी एच के, एम जी एच हो जाएगा अपान जे के, एम से हो जाएगा कैंसिल आउट, डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एच अपान जे इंटू सी के, वेयर जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, एच आप जानते हैं हाइट, जे हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और सी हो गया आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक, सारी वैल्यूज हम जानते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं गिवन जो वैल्यूज दी गई हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट एच इज इक्वल टू दिया गया है 50 मीटर, जी इज इक्वल टू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8, तो जी एच इज इक्वल टू 50 मीटर दिया गया है। यहाँ जो वैल्यू दी गई है जे की हमको 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग क्या है, एनर्जी का एमकेएस सिस्टम में जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो जूल होता है, और अर्ग उसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, यानी ये सीजीएस सिस्टम में वैल्यू दी गई है, इसलिए हम जनरली इसको जी की वैल्यू को सीजीएस सिस्टम में जब रखेंगे तो सीजीएस सिस्टम में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, और जब 100 का गुणा करेंगे तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू होगी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी की वैल्यू निकालेंगे, सी इज इक्वल टू होता है 1.0 इंटू 10⁻³ होता है, लेकिन यहाँ हम 1 मानेंगे क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जब आप लेंगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू ऑलरेडी हमको दिया गया है 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर हो जाएगा कैलोरी। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज हमको पता है, आसानी से इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर को हम प्राप्त कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा, जी है यानी 981 इंटू है एच की वैल्यू 50 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 इंटू सेंटीमीटर में करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 100 हो जाएगा, अपान हो जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा सी की वैल्यू जे इंटू सी, जे की वैल्यू हो गई आपकी 4.2 इंटू 10⁻⁷ इंटू हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁷ इंटू 1। ठीक है, इंटू हो जाएगा 1, और यहाँ से हम वैल्यू इसी प्रकार से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 10⁻⁴ यहाँ है, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 981 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5000, अपान हो जाएगा 4.2 इंटू, या 4 पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁶ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसको हल करेंगे, वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इम्प्लाइज दैट डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 981 इंटू 5 अपान हो जाएगा 42 इंटू 10⁻³ इसको हल करेंगे तो वैल्यू लगभग हमको यहाँ आएगी 4905 अपान 42 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 116.7 हो जाएगा, 78 अपान हो जाएगा 10⁻³, या इम्प्लाइज दैट डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1167, ठीक ना, 67 डिग्री सेंटीग्रेड, या इम्प्लाइज दैट नियरली इक्वल लेंगे तो 117 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरली हमको दिया गया था द हाइट ऑफ ए वाटरफॉल इज 50 मीटर, यानी 50 मीटर से वाटरफॉल होता है। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम, यानी कि ऊपर से ऊंचाई से नीचे ग्राउंड स्टेट तक आने में वाटर के टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा उसकी गणना हमको करनी है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर मिलेगा कैसे, जब हमको हीट कंटेंट पता हो कि हीट कंटेंट हमको मिलेगा उसकी एनर्जी के आधार पे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि टॉप पे उसकी एनर्जी कितनी है। टॉप पे हमने उसकी एनर्जी निकाल ली, हमने मान लिया कि मास ऑफ m kg ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ h मीटर। यहाँ फॉल्स ऑफ हाइट
ऑफ एच मीटर की ऊंचाई से यम किलोग्राम का यदि पानी नीचे गिरता है, तब हमने यहाँ माना एट द टॉप ऑफ द फॉल, यानी कि जो फॉल है उस जहाँ से पानी गिरता है उसके टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। एट द बॉटम ऑफ द फॉल पोटेंशियल एनर्जी 0 मारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गया mgh के। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और यह काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, अमाउंट ऑफ हीट में। कब, जब वाटर हमारा ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा ग्राउंड पे जब आएगा टॉप बॉटम पे, तो हो गया डेल के इक्वल टू mgh के। 10 हीट प्रोड्यूस, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हम जानते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू होगा W/Q के। तो यहाँ किया गया कार्य का वर्क, किया गया कार्य यहाँ मैकेनिकल वर्क के रूप में क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यही मैकेनिकल वर्क का कार्य करेगी। तो मैकेनिकल वर्क W के स्थान पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं, या Q इज इक्वल टू W/J होगा। W/J के W के स्थान पर हमने डेल के रखा, अपान J हो जाएगा। Q की वैल्यू, हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आएगी डेल के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपान J, यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने मान लिया डेल्टा T हो, तो इस अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर में जो संबंध हमारा आएगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, हम जानते हैं। और डेल्टा T की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, MC डेल्टा T हो गया, Q की वैल्यू हम जानते हैं डेल के बाई J होता है, रख दिया हमने, और आंसर आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन केवल पढ़ना है हमको, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए। जैसे वाटरफॉल का हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक, उसमें कैसे हमको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। फिर हमने एक बुलेट का क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 जो बताया है। तो केवल क्वेश्चन हमको समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आधार पे हम अपने टॉपिक्स को क्वेश्चन को समझ के उसके आधार पे हम क्या यूज़ करना है, उन स्टेप्स को यूज करके हम आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए मूविंग बुलेट एट 27 डिग्री C स्ट्राइक ऑन ऑब्स्टेकल। यानी एक बुलेट है, ए मूविंग बुलेट एट 27 डिग्री C यानी 27 डिग्री C के टेम्परेचर पे स्ट्राइक ऑन ऑब्स्टेकल से, यानी कहने का मतलब अवरोध एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वो टारगेट से या ऑब्स्टेकल से टक्कर करता है। एंड स्टॉप सडनली, और स्ट्राइक करता है ऑब्स्टेकल से और तुरंत अचानक, एंड स्टॉप सडनली, और अचानक क्या होता है, रुक जाता है। जैसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ए मूविंग बुलेट, यानी कि बुलेट क्या है, मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, वेलोसिटी हमको नहीं पता है, किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ बुलेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे क्या करता है, ऑब्स्टेकल से टक्कर करता है और तुरंत क्या होता है, रुक जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड, जब वो 27 मूविंग बुलेट क्या होता है, टारगेट से टक्कर करता है, ऑब्स्टेकल से टक्कर करता है और तुरंत रुक जाता है, तो हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आगे लिख रहा है, द हीट प्रोड्यूस्ड इज रिसीव्ड बाय द बुलेट। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बुलेट के द्वारा क्या की जाती है, रिसीव की जाती है, बुलेट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। एंड इज जस्ट सफिशिएंट टू मेल्ट इट, और ये इतनी मात्रा में होती है, इतनी हीट होती है कि वो इतनी मात्रा में होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज रिसीव्ड बाय द बुलेट, यानी बुलेट के जो हीट, यानी कि अचानक जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, समझ रहे हैं ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे एक मूविंग बुलेट आती है, किसी ऑब्स्टेकल से टक्कर करती है और अचानक रुक जाती है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस इज रिसीव्ड बाय बुलेट, यानी जो उष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो बुलेट के द्वारा रिसीव की जाती है, बुलेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और यह उष्मा की मात्रा इतनी सफिशिएंट होती है, यानी इतना, कहने का मतलब इतनी ज़्यादा होती है, इतनी सफिशिएंट यानी इतनी अच्छी मात्रा में होती है, एंड इज जस्ट सफिशिएंट यानी उतनी उचित मात्रा में होती है, टू मेल्ट इट, यानी कि उतनी मात्रा की हीट होती है कि आसानी से वो बुलेट को मेल्ट कर सकती है, यानी पिघला सकती है। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी तब हमको बुलेट की वेलोसिटी ज्ञात करनी है कि वो कितनी वेलोसिटी से वहाँ ऑब्स्टेकल पे टक्कर करता है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है वो बुलेट के द्वारा एब्जॉर्ब करने पे बुलेट क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इतनी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है कि बुलेट को क्या करती है, मेल्ट कर देती है।
समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी तब हमको बुलेट की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, यानी कितनी वेलोसिटी से बुलेट ट्रेवल करता है कि वो मेल्ट होने के बराबर हीट प्रोड्यूस करता है। हम आसानी से यही वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमको दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, यानी जो बुलेट है जिस मटेरियल से बुलेट बना है यानी लेड से बना है, लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 327 डिग्री सी है, यानी 327 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर दे दें तो बुलेट क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने लगेगा यानी पिघलने लगेगा। यानी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कितना टेम्परेचर जनरेट करती है, 327 डिग्री सी टेम्परेचर अगर मिल जाए, यानी 27 डिग्री सी पहले से था, यानी टेम्परेचर कितना वो जनरेट करती है हीट को प्राप्त करके 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को जनरेट करती है। ठीक ना, 300 डिग्री सी टेम्परेचर बुलेट के टेम्परेचर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर से ज़्यादा ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण बुलेट क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक, आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड हमको दिया गया 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट हमको दिया गया 6 कैलोरी पर ग्राम, एंड जूल की वैल्यू दी गई है, जे की वैल्यू यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको दी गई है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, इसके आधार पे हम वैल्यू को प्राप्त करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो देखिए हम मानते हैं यहाँ से, लेट अस consider m be the mass and v be the velocity of bullet। यहाँ हम मान लेते हैं कि m बुलेट का द्रव्यमान मास क्या है, m है, और v be the velocity of bullet, और v हम मान लेते हैं बुलेट की वेलोसिटी है। देन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हीट रिक्वायर्ड हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, हीट रिक्वायर्ड यहाँ से मान लेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature, heat required to increase the temperature of bullet to its melting point, is equal to हम मान लेंगे is Q1 मान लेते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर मिल जाए तो बुलेट के मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमको प्राप्त हो जाए। हमने यहाँ लिखा हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बुलेट को उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक वृद्धि करने में, बुलेट के टेम्परेचर को उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की, कितने हीट की आवश्यकता होगी, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327 डिग्री सी है। 327 डिग्री सी के टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमको कितने हीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू हम मान लेंगे MC हो गया, M हो गया मास ऑफ बुलेट हो गया, C हो गया आपका क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट, एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट। मान लेते हैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी और टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा T टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, अब यहाँ से Q1 इज इक्वल टू हो गए MC डेल्टा T के, एंड यहाँ नीचे लिख सकते हैं एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट इज इक्वल टू, और एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट, और बुलेट को मेल्ट करने के लिए इतना तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचाने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ेगी। और ये Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट है, यानी कितनी उष्मा, कितनी हीट और मिले कि वो क्या हो जाए, बुलेट मेल्ट हो जाए। क्या हमने लिखा है, एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था कि जब हम अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को देंगे, यानी अमाउंट ऑफ हीट कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, तो उस अमाउंट ऑफ हीट के कारण अगर सिस्टम के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है
तो वो अमाउंट ऑफ हीट उसकी स्पेसिफिक हीट से संबंध स्थापित करता है, यानी स्पेसिफिक हीट के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक। और अगर अमाउंट ऑफ हीट हम किसी सिस्टम को देते हैं, किसी भी बॉडी सब्सटेंस को देते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे सॉलिड को दे रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को दे रहे हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजिंग हो जाती है, तो वही अमाउंट ऑफ हीट उसके मेल्टिंग पॉइंट के यानी लेटेंट हीट के बराबर होता है। तो वहां जो हम रिलेशन प्राप्त करते हैं वो लेटेंट हीट और अमाउंट ऑफ हीट का रिलेशन प्राप्त करते हैं, ठीक। तो यहां हमने कहा हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट। यहां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि मूविंग बुलेट है जो 27 डिग्री सी पे स्ट्राइक करता है ऑब्स्टेकल से, सडनली रुक जाता है, अचानक रुक जाता है। आगे आपको कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इज रिसीव्ड बाय द बुलेट, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बुलेट के द्वारा रिसीव की जाती है, एंड इज जस्ट सफिशिएंट, और ये इतनी उचित मात्रा में होती है कि बुलेट आसानी से मेल्ट कर सकता है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या है कि जितनी वेलोसिटी के साथ बुलेट टक्कर करता है और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है जिससे कि बुलेट आसानी से क्या हो, मेल्ट हो जाए, इतनी मात्रा में उष्मा को प्रोड्यूस करता है। तो हमने मान लिया सबसे पहले कि हम मानते हैं कि यम मास का बुलेट है और v वेलोसिटी से मूव करता है, तो v वेलोसिटी से मूव करेगा, टक्कर करेगा, तो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी से जाके वो ऑब्स्टेकल से टक्कर करेगा, और जब ऑब्स्टेकल से टक्कर करेगा तो कितने अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट को रिसीव करने के बाद क्या होता है, इतनी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है कि बुलेट आसानी से मेल्ट कर जाए। तो जब इस काइनेटिक एनर्जी से वो टक्कर करेगा तो कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी कि टेम्परेचर इतना उसका बढ़ जाए कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ हमने लिखा, तो हम ये ज्ञात कर लें कि कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक ना। तो हमने यहाँ लिखा हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, तो हम कितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगी, इस अमाउंट ऑफ हीट हमने मान लिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम को मिल जाए, बुलेट को मिल जाए, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमने मान लिया Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, mc डेल्टा टी के बराबर होगा, यानी टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग होगी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, डेल्टा टी की वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगी यदि Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिल जाए, ठीक। अब इतने अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा तब तो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, और उसको मेल्ट होने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट और उसको मिल जाए कि वो आसानी से मेल्ट हो जाए। तो हमने यहाँ लिखा एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट, तो हमने मान लिया यदि Q2 अमाउंट ऑफ हीट मिल जाए तो बुलेट क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जब मिलेगा, बुलेट मेल्ट करेगा, तो ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसके किसके बराबर होगा, लेटेंट हीट के बराबर होगा, यानी Q2 इक्वल टू हो जाएगा यम इनटू एल, यानी टोटल कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो कि बुलेट क्या होगा, आसानी से मेल्ट कर जाए, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 टोटल हीट रिक्वायर्ड, 10 टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ टोटल हीट रिक्वायर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के, Q1 इज इक्वल टू वैल्यू हमने निकाली mc डेल्टा टी प्लस हो जाएगा यम एल के, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के वैल्यू हो जाएगी, यानी नेट अमाउंट ऑफ हीट अगर इतनी उष्मा मिल जाए, यानी Q अमाउंट ऑफ हीट मिल जाए सब्सटेंस को, यानी बुलेट को मिल जाए, तो बुलेट आसानी से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से मिलेगी, ये अमाउंट ऑफ हीट हमको कहाँ से मिलेगी, बुलेट की वेलोसिटी से मिलेगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर from Joule's law we have हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है J इंटू Q के, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू Q के, ठीक, या इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा, या यहाँ पे इम्प्लाइज दैट J हो गया, J Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 यानी mc डेल्टा T प्लस हो जाएगा यम इंटू यल के, ठीक, या इम्प्लाइज दैट W की वैल्यू क्या होगी, किया गया कार्य हमको कहाँ मिलेगा, इसी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, यही काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा J, ये हम ब्रैकेट में से निकाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा C डेल्टा T प्लस यल के,
ठीक, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2j ब्रैकेट में हो जाएगा c डेल्टा टी प्लस यल के। सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं, आसानी से रखेंगे आंसर हमको मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2j ब्रैकेट में हो जाएगा c डेल्टा टी प्लस यल के। नीचे लिख सकते हैं गिवन दैट सारी वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में हमको दी गई हैं। गिवन दैट जो वैल्यू दी गई हैं उसको हम रख लेंगे, जे की वैल्यू हमको दी गई है, जो भी वैल्यूज हमको पता है सारी वैल्यूज हम यहाँ से रखेंगे। सी इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है, सी इज इक्वल टू दिया गया है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जब आप निकालेंगे 327 डिग्री सी यहाँ है, 27 डिग्री सी पहले से था, ठीक है। तो डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 327 डिग्री सी माइनस 27 डिग्री सी इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिग्री सी के, ठीक है। डेल टी की वैल्यू आ गई, जे और एल की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। एल इज इक्वल टू दिया गया है, एल इज इक्वल टू यहाँ दिया गया है 6 कैलोरी पर ग्राम और जे की वैल्यू दी गई है, जे इज इक्वल टू दिया गया है 4.2 जूल पर कैलोरी, ठीक है। 4.2 जूल पर कैलोरी, तो इसको भी सीजीएस सिस्टम में जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ से इस क्वेश्चन में रख देंगे और आंसर हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया इंटू जे यानी 4.2 इंटू 10⁷ ब्रैकेट में आ जाएगा सी इंटू डेल्टा, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.03 इंटू 300 प्लस हो जाएगा एल की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखिए इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁷, देखिए 300 है तो इसका डबल जीरो यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। ये देखिए पॉइंट जो आपका 2 न्यूमेरिक के आगे है वो पीछे से जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 3 हो जाएगा 9 प्लस 6, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁷ इंटू हो जाएगा 15, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो 4.2 इंटू 16 है तो वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, देखिएगा यहाँ आप देख सकते हैं 4.2 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा इंटू 42 इंटू 10⁶ कर सकते हैं आप, 42 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1200 वैल्यू आएगी 1260 इंटू 10⁶, या v इज इक्वल टू निकालेंगे अंडर रूट हो जाएगा 1260 इंटू 10⁻³ या v इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 35.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ या ये v स्क्वायर v इज इक्वल, ठीक है, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको 1 10 करेंगे तो हो जाएगा 354 इंटू 10⁻², ये मीटर पर सेकेंड है, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा मीटर पर सेकेंड, या इम्प्लाइज दैट हम कर सकते हैं 10⁻², यहाँ हो जाएगा 10⁻², ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, और जब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 10 के घाते 2 का यहाँ 10⁻² का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 354 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हमको निकालना था। इस प्रकार से हम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हमने आसानी से यहाँ आपको 3 क्वेश्चन आज हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में बताया, 1 क्वेश्चन हमने कल बताया था और 3 क्वेश्चन हमने आज बताए। आज के इस क्वेश्चन में एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट हमारा मूव करता हुआ आता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, स्ट्राइक करता है ऑब्स्टेकल से, यानी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करता है तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से 27 डिग्री से होता है, ठीक, एंड स्टॉप सडनली, और ये स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। फिर आगे कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इज रिसीव्ड बाय द बुलेट, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके, यानी कि जब जितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा 27 डिग्री सी पे टक्कर किया तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बुलेट के द्वारा रिसीव कर ली जाती है, और आगे लिख रहा है एंड इज जस्ट सफिशिएंट टू मेल्ट इट, और ये इतना
इतनी मात्रा में होता है, इतनी पर्याप्त मात्रा में होता है कि आसानी से बुलेट मेल्ट हो सकता है। आगे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट की वेलोसिटी ज्ञात करिए कि कितनी वेलोसिटी से वो आएगा कि उसके द्वारा यानी जब वो टक्कर करेगा किसी ऑब्स्टेकल पे तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जिससे कि बुलेट ऑटोमेटिकली यानी बुलेट स्वयं से मेल्ट हो जाए, ठीक ना, मेल्ट हो सकता है। यहाँ गिवन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इक्वल टू 327 डिग्री सी, यानी इतना हीट कंटेंट जनरेट होगा, इतना हीट प्रोड्यूस होगी कि उसके कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज होगी कितनी होगी, टेम्परेचर 327 डिग्री सी हो जाएगी। यानी टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग होगी कितना होगी, 27 डिग्री सी पहले से था, टेम्परेचर में परिवर्तन कितना होगा, 300 डिग्री सी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर में परिवर्तन 327 डिग्री सी यहाँ दिया हुआ है, यानी 300 डिग्री सी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, जिसके कारण बुलेट क्या होगा, स्वयं से मेल्ट हो सकता है। स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया है, लेटेंट हीट दिया गया है, जे की वैल्यू दी गई है। आसानी से क्वेश्चन हमने यहाँ निकाला कि सबसे पहले वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से टक्कर करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता नहीं है, हमने मान लिया कि यम मास का बुलेट है जो वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी से जब वो टक्कर करेगा तो जो ऊष्मा जनरेट होगी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो उसके मेल्टिंग पॉइंट के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि हीट रिक्वायर्ड यानी कितनी ऊष्मा हीट जनरेट होगी, तो हमने मान लिया कि हीट रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम हीट निकाल लेते हैं कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर जनरेट करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी। हमने मान लिया कि Qn इज द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बुलेट टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट तक के जाने के लिए हमको जो हीट की आवश्यकता होगी कितनी होगी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट होगी, यानी Q1 इज इक्वल टू mc डेल्टा T अमाउंट ऑफ हीट। अगर यानी Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमको मिल जाए तो हम आसानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, हमने मान लिया कि मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा। तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने स्पेसिफिक हीट से रिलेट किया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसका रिलेशन स्पेसिफिक हीट से लेंगे। Q1 इज इक्वल टू होगी mc डेल्टा T के। आगे हमने कहा कि कितने हीट की और आवश्यकता होगी, यानी Q1 इतना तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, और कितनी हीट की आवश्यकता होगी कि वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मेल्ट हमने यहाँ लिखा एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट, हमने मान लिया Q2 अमाउंट ऑफ हीट और मिल जाए तो क्या होगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट के कारण जब वो मेल्ट होगा तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एल के, ठीक। इसी प्रकार से टोटल कितनी हीट की हीट रिक्वायर्ड है, यानी कितना हीट सिस्टम यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर यानी हाफ mv स्क्वायर जब स्ट्राइक करेगा ऑब्स्टेकल से तो कितना हीट जनरेट करे कि वो मेल्ट कर जाए। तो टोटल नेट अमाउंट ऑफ हीट कितनी जनरेट होनी चाहिए, Q अमाउंट ऑफ हीट अगर मिल जाए तो आसानी से हमारा बुलेट क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 के, Q1 और Q2 की वैल्यू आपने निकाली, ये वैल्यू आ गई, ठीक। यानी इतने अमाउंट ऑफ हीट अगर जनरेट हो जाए तो ये अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कब होगा, जब सिस्टम पे इस हीट को जनरेट करने के लिए W वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने यानी कहा फ्रॉम जूल्स लॉ वी हैव W इक्वल टू J इंटू Q के, यानी Q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, कार्य कौन करेगा, Q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए। यहाँ कह रहा है ना जितना हीट जनरेट होता है कि वो बुलेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इतना पर्याप्त होता है कि बुलेट मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि W का ये जो यांत्रिक कार्य हो गया, W वर्क डन हमको प्राप्त किसके द्वारा होगा, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, क्योंकि इसी के द्वारा हमको हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट किसके द्वारा होगा, इसी हाफ mv स्क्वायर के द्वारा, यानी जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी Q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी। तो इस Q अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए किया गया कार्य कौन करेगा, यही काइनेटिक एनर्जी, यानी W इक्वल के स्थान पर लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू J इंटू Q हो गया। Q की वैल्यू यहाँ रखी है, रख देंगे। M कॉमन कर लेंगे दोनों में से, M से कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 यहाँ आ जाएगा, 2J C इंटू डेल्टा T प्लस L हो जाएगा। और वैल्यू यहाँ C की वैल्यू हमको दी गई है, L की वैल्यू दी गई है, डेल T की वैल्यू भी दी गई है। डेल T चेंज इन टेम्परेचर, पहले 27 डिग्री सी था, जब टक्कर करता है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, तो चेंज कितना होता है, 327 माइनस 27 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 300 डिग्री सी। यहाँ हमको केल्विन में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केल्विन में बदल के भी अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तब भी 300 डिग्री सी के बराबर ही आएगा। इसलिए हमने आपको बताया कि चेंज इन टेम्परेचर जब हम लेंगे तो हम डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में नहीं बदलना है हमको, डायरेक्टली हम घटा सकते हैं यानी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सी। जे की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई 4.2 जूल पर कैलोरी। और इसको हम देखिए यहाँ से सारी वैल्यू जो दी गई हैं वो सीजीएस सिस्टम में है, इसलिए इसको सीजीएस सिस्टम में बदल देंगे। 4.2 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 7
अर्ग पर कैलोरी और यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से V की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 35.4 और समथिंग आएगा। तो हम यहाँ लेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 354 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो 10 टू द पावर 2 का जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू हमको मिल जाएगी 354 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम आएंगे, आपको वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के बीच में रिलेशन बताएंगे और ये वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र अलग अलग प्रोसेस में किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो में जो कुछ भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, वो वीडियो को पीछे करके आगे पीछे करके आसानी से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।